नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में, या यूँ कहूँ हमारी पहली ऑनलाइन क्लास में। मैं आपका शिक्षक तालिब मोहम्मद, जो मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ हमारी क्लास में। और आज से हम कक्षा 10 का गणित का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक या दो बातें कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। सीधा ही अपने प्रश्नावली के ऊपर नहीं चलेंगे। देखो, 2026 और 27 का सत्र है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काश मैथ में थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं तो काम बढ़िया हो जाए। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि बेटा मेरे गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर आए, तो उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेरा दावा है आप लोगों से, आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे वैसे आप करते चलते हो, तो आपके ये मान के चलो 100 आउट ऑफ 100 कन्फर्म है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड की परीक्षा में केवल मेहनत करना ही आपको सफलता नहीं दिलाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों के पास एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा जब तक मेरा एग्जाम ना हो जाए तो मुझे सफलता मिले। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बच्चे हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय और उनको उनकी तैयारी के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपकी क्लास में भी होंगे, 2-4 दिन पढ़ते हैं और नंबर आते हैं खूब सारे। तो उनको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वही हम बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी रहेगी कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसके बारे में। पूरे सिलेबस की आप लोगों को जानकारी दूंगा, और कौन सी इकाई या कौन सा पार्ट आपका कितने नंबर का रहेगा, बीजगणित कितने की आएगी और आपकी क्षेत्रमिति कितने की आएगी, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि अपना सिलेबस और अपना ब्लूप्रिंट किस चैप्टर से कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो बिना समय गवाए सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों के स्वागत के लिए एक स्लाइड भी बनाई थी, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास हमारी क्या रहने वाली है, सिलेबस के बारे में रहने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं कि भी सिलेबस का कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, किस तरीके से अपने काम में लेंगे सिलेबस, इसी के बारे में अपने क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्लाइड पे देख पा रहे हो कि पाठ्यक्रम की हमारी रूपरेखा के बारे में हमने ये वीडियो रखा है। हो सकता है बेटा आप लोगों को आज की क्लास में इतनी सी दिक्कत आ जाए कि जो आपको इस पे दिखाई दे रहा है उसमें आपको ऐसे लगे कि सर थोड़े छोटे हैं, पूरे साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये समस्या आगे की क्लास में, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा था, और मटेरियल ज़्यादा था इस वजह से मेरे को इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ा। तो इस क्लास में एक मैं एडजस्ट कर लो, अपने आगे से बहुत अच्छे से अपने और पीपीटी वगैरह, और एकदम बढ़िया तरीके से आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। यहाँ देखो, सबसे पहले अपनी शुरुआत होती है बेटा संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति आपकी पहली इकाई है। अपने जो सिलेबस है ना उसको 7 इकाइयों में बांटा गया है, तो 7 इकाइयां अलग अलग पढ़ेंगे, कौन सी इकाई से कितना स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें अपने पढ़ेंगे बेटा वास्तविक संख्याओं के बारे में, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ये आपकी रहेगी पहली इकाई। दूसरी आती है बीजगणित। बीजगणित के अंदर हम पढ़ेंगे बहुपद, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 2। समीकरण और एपी, ये जो एपी वाला पोर्शन है ये आपका अलग है। इसे बेटा हिंदी में अपने समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। ये आपका आ जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी आ जाएगा। फिर आपकी आती है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका 2 सूत्र काम में आएगा, एक तो दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, और एक आएगा विभाजन सूत्र। फिर ज्यामिति के अंदर बेटा एक तो त्रिभुज आएगा और एक आपका क्या आएगा, वृत्त आएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, इसको हम अपने विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आती है त्रिकोणमिति, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है। इसमें अपने किसके बारे में बात करेंगे, इसमें बेटा अपने बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ये समकोण त्रिभुज के बारे में आपका रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। इनके ये अनुपात दिए गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और कुछ इनकी सर्वसमीकाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर आती है क्षेत्रमिति, आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल भी आपके दो प्रकार से होंगे, एक तो आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, ये सब अपने क्या करने वाले, पढ़ने वाले। एक आपकी प्रायिकता की भी प्रश्नावली रहेगी, प्रायिकता, और एक ये जो सांख्यिकी है ये वाला पोर्शन, ये बहुत ईजी है, अपने बहुत अच्छे से काम में आएगा। अब प्रत्येक इकाई कितने कितने अंक की आएगी इस पर बात करते हैं। देखो देखो, सबसे पहले आती है बेटा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपकी आएगी 4 नंबर की, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी बीजगणित, बीजगणित वाला पोर्शन देखो बेटा 18 नंबर, सीधे 3%। निर्देशांक ज्यामिति आपकी आएगी 7 नंबर की, बहुत इजी है, 2 फॉर्मूले लगाने हैं अपने, बहुत अच्छे से करेंगे। फिर आता है ज्यामिति, ज्यामिति आएगी बेटा 10 नंबर की। त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के साथ इसके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 8वीं और 9वीं प्रश्नावली, दोनों प्रश्नावलियां मिलाकर के आपके कितने नंबर की आएगी, 13 नंबर की आएगी। क्षेत्रमिति 11 नंबर की। सांख्यिकी और प्रायिकता सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग पोर्शन यही रहेगा आपका, 17 नंबर का आएगा, और कुल आपका हो जाएगा 80 नंबर का पेपर, जो राइटिंग वाला है, जो लिखित वाला है आपका, 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इस प्रकार से अपना पाठ्यक्रम रहेगा। अब अपने एक एक प्रश्नावली या एक एक इकाई के बारे में बात करते हैं कि कौन सी इकाई में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के अंदर 3 या 4 चीजें हैं, क्या क्या है देखो। पहली तो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय है आपका, इसका सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है। और आप लोग जानते ही हो कि 2 प्रकार की अपने संख्या होती है, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही आपका क्या है, ये आपकी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय होने वाली है। ठीक है, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अप्रिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5, ये आपकी 3 रहने वाली है। एचसीएफ और एलसीएम की गणना करना, इसका एक सूत्र भी आएगा। और दशमलव प्रसार और उनकी प्रकृति, ये आप कक्षा 9 के अंदर पढ़ चुके हो, इसके अंदर आपको रिपीट करवा दिया जाएगा। फिर आपकी आती है बेटा नेक्स्ट बीजगणित। बीजगणित को मैंने 2 भागों में बांटा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। इसके अंदर क्या है देखो, सबसे पहले आपकी दूसरी प्रश्नावली आती है बहुपद। बहुपद, ठीक है, तो बहुपद के अंदर क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, इसके शून्य क्या होते हैं, यानी कि इसके आंसर, यानी इसके सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन करने के बाद इसके जो उत्तर आएंगे वो कैसे आएंगे, उनको शून्य के आ गए। गुणांकों के बीच संबंध आएगा, गुणांक कैसे, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके जो शून्यक होते हैं बहुपद के, वो अल्फा और बीटा होते हैं, जिनका योग -b/a, और अल्फा बीटा का जो गुणनफल होता है वो c/a से आएगा। ये कहां से क्या आएगा, ये भी अपने विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपने सिलेबस में है क्या क्या। फिर 2 चरों के रैखिक समीकरण, ये आपका था चैप्टर नंबर 2 और ये आपका है चैप्टर नंबर 3, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर 2 प्रकार की समीकरण दी गई है, ग्राफिकल विधि से हल करना इसको, ठीक है, यानी ग्राफ बना करके हल करना। फिर प्रतिस्थापन विधि, एक का मान दूसरे के अंदर रखना, एक चर का, तो उसको ग्राफिकल विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, ये 2 विधियां हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, 2 समीकरणों के एक चर को बराबर कर लेते हैं और फिर उसका विलोप कर देते हैं, यानी उसको सवाल से हटा देते हैं, और फिर अपने क्या आ जाएगी, विलोपन विधि अपने अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आगे अपने और सीखेंगे इस बारे में विस्तार से। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट, प्रश्नावली नंबर 4, द्विघात समीकरण। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको, प्रश्नावली नंबर आपकी जो है कौन सी, 2, 3, 4, ये तीनों प्रश्नावलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अपने इनको क्रम से ही पढ़ेंगे। सामान्य रूप लिखा गया है बेटा यहाँ पर कि द्विघात समीकरण है वो ax² + bx + c = 0 इस रूप की होती है। इसके मूल निकालने का सूत्र भी मैंने इसमें दे दिया, ये आपके मूल निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है, और फिर अपने आ जाएगा विभक्त कर के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी इसी के अंदर है। ये 3 प्रकार के जो दिए गए हैं इनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि मूल वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं, या मूल आपके बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, ये भी अपने पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी की बात करूं तो ये आपके लिए नया चैप्टर रहेगा। इसके अंदर क्या है कि लगातार दी गई संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो जैसे मैंने लिख दिया 1,
2 3 4 ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है देखो, सबसे प्रथम पद जो होता है ये एक, इसे क्या बोलेंगे ए, ये तो आपका ए का मान हो गया। इनके बीच में कितने कितने अंक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, यानी आपका डी, यानी जिसे सार्वंतर बोला जाता है बेटा, डी का मान हो जाएगा आपका प्लस का 1। ये अपने विस्तार से पढ़ेंगे, इनका योग ज्ञात करना, इसमें पद ज्ञात करना, ये सब भी अपने अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आते हैं बेटा आपके नेक्स्ट ज्यामिति वाला पोर्शन। इसमें आपका त्रिभुज का रहेगा, त्रिभुज का आपका छठा चैप्टर है। इसके अंदर त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे, थेलस प्रमेय भी पढ़ेंगे, इसका प्रतिलोम थेलस प्रमेय भी पढ़ेंगे। और ये समरूपता की कसौटियां होती है, जैसे कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की कसौटियां, तीनों भुजाएं बराबर, भुजा 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 नियम, ये वाले पढ़े थे ना, भुजा कोण भुजा नियम, आरएचएस नियम। वैसे ये इनको क्या करेंगे, समरूपता के बारे में अपने पढ़ेंगे। वृत्त वाले में क्या, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा क्या होती है, देखो जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है वो क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर, जैसे कि मान के चलो ये अपना वृत्त बना दिया मैंने, इसको अगर एक बिंदु से ऐसे सिर्फ टच करके जाए, स्पर्श करके जाए, नाम से ही क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि स्पर्श रेखा हमारी क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसे निकल जाए तो सर, तो ये दो बिंदुओं पर, एक तो यहां पर और एक यहां पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके निकल रही है, तो इसे बोलते हैं बेटा छेदक रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी छेदक रेखा, ये आपकी हो गई छेदक रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के लंबवत होती है और बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं डाली जाती है उनकी लंबाई भी बराबर होती है। विस्तार से अपने पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र दिया हुआ है, दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जैसे कि आप लोग कहते हो कि मेरा घर मेरे दोस्त के घर से 500 मीटर की दूरी पे, दोनों के बीच की दूरी बता दी ना आपने, वैसे ही दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु कौन से, जो आपने कक्षा 9 के चैप्टर 3 में पढ़े थे, दो बिंदुओं ज्ञात करना, निर्देशांक तल वाले, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, थेलस प्रमेय क्या कहती है, और पाइथागोरस प्रमेय तो आपने सुना होगा कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर देखो ये आ गया अपना थेलस प्रमेय। थेलस प्रमेय क्या कहती है, देखो मैंने स्टेटमेंट डाला है तो तुम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये क्या कहती है थेलस प्रमेय, थेलस प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो बताता हूं, इधर देखो, जैसे कि मैंने एक ये त्रिभुज बना लिया, समान अनुपात में विभाजित करना, यानी कि ये दो भुजाएं कोई भी ले लो बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मान लो मैंने यहां से एक भुजा को ऐसे निकाला, ये इसको 1:1 में और ये भी 1:1 में विभाजित करती है, यानी ये इनके मध्य बिंदु से गुजरती है। इनका नाम दे दिया मैंने डी और ये आपका हो गया ई। तो अगर ये समान इनके मध्य बिंदु से होकर गुजरती है तो ये वाली जो भुजा है यानी डी ई, ये आपकी बेटा समांतर हो जाएगी किसके, बी और सी के। ये कहती है आपकी थेलस प्रमेय। विस्तार से चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो कैसा है और हम इनके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लो जी, आ गई त्रिकोणमिति। बहुत बच्चों को डर लगता है इससे, मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल नहीं लगता, तो टेंशन ना लो, एकदम बढ़िया तरीकों पढ़ाऊंगा आप। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये अनुपात होते हैं। कौन सी भुजा कैसी होती है, इनके अनुपात दिए गए हैं। जैसे कि आपको ऐसे याद करना है, देखो सबसे पहले आ जाएगा साइन, फिर कोस, फिर टेन। तो क्या होता है, देखो रंग के अंदर दो ही रंग पसंद आते हैं, कौन कौन से, जैसे लेडीज की बात करें तो दो कलर के सूट वो सबसे ज्यादा पहनना पसंद करती है, कौन से, एक तो बेटा ये लाल, क्यों देवियो, एक तो लाल और एक ब्लैक, यही तो बात है। ठीक है, फिर तुम लोगों ने बारखड़ी सीखना शुरू किया था, सबसे पहले कहां से शुरू किया था, कै का, यही तो था। अच्छा,
यहां से क्या संबंध है सर इसका? त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हो, ये बता रहे हो। सुनो तो देखो, जो पहला पहला अक्षर है वो यहां पर अनुपात में ले लो, यानी सबसे पहले अनुपात आया था साइन थीटा का, तो ये क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ये देखो ये लिखा रहा, आया दिमाग में? दूसरा कोष आधार बटे कर्ण, तीसरा लंब बटे आधार। और ये जो नीचे वाले हैं ये इन्हीं ऊपर वालों से ज्ञात हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके रिवर्स होते हैं, इनके प्रतिलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। इधर इनकी 3 सर्वसमीकाएं दी गई हैं और दूरी ऊंचाई के अनुप्रयोग आपकी प्रश्नावली नंबर 9 है, जिसमें हम क्या करेंगे? दो बिल्डिंग के बीच की दूरी ज्ञात करना, एक बिल्डिंग की दूरी दे दी और दूसरी बिल्डिंग की दूरी ज्ञात करना, ये सब अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर देखो आप, हाँ आगे आगे देखो, क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना, ये सब पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने कुछ ही आकृतियां लेंगे। एक तो बेटा बेलन के बारे में पढ़ेंगे, एक शंकु के बारे में, एक गोले के बारे में और एक अर्धगोले के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था तुम लोगों को शुरुआत के अंदर कि क्षेत्रफल अपने दो प्रकार के होंगे, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बेटा अपने लिखेंगे CSA से और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखेंगे अपने TSA से। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। दोनों में अंतर क्या है सर, ये तो बताओ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसमें क्या करते हैं, देखो तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। बहुत मान लेते अपने, तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम की बात करता हूं। 4 उसकी दीवारें होंगी अगर रूम अच्छी खासी हालत में है तो, एक उसकी छत होगी और एक अपना फर्श होगा। तो तुम्हें कह दिया जाए कि उस रूम का जिसमें तुम बैठे हो उसका तुम्हें CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, 4 जो दीवारें हैं उन दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिर्फ 4 दीवारें, तुम्हें उसमें छत को हटा देना है और नीचे का जो अपना फर्श है उससे हटा देना है। अगर तुम्हें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहा जाए तो क्या करोगे? चारों तो दीवारों का और छत का और फर्श का, इन सब का क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। समझे बात को? तो तुम लोग समझ गए होंगे। और अगर कोई डाउट रहता है तो तुम कमेंट कर सकते हो। यहां पर मैंने फॉर्मूले डाले हैं। तो देखो बेलन का CSA होता है 2πr/h, ये हो गया आपका 2πr/r+h, ये TSA होता है। आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। इसको मैं तुम लोगों को विस्तार से करवा दूंगा, ठीक है। शंकु के बारे में मैंने लिखे हैं, ये अपने रहेंगे। फिर आता है बेटा अपना सांख्यिकी और प्रायिकता। देखो हो सकता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लगे कि थोड़ा सा मेरे पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम लोगों को और ये कर देता हूँ थोड़ा सा, मेरी जो ये स्लाइड है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। क्यों? देखो हाँ यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से तुम लोगों को और क्लियरली सब कुछ दिख जाएगा। देखो तो यहाँ देखो, देखो मध्य, मध्य का देखो, मध्य हम लोगों ने कक्षा 7 और 8 में निकालना सीखा था कि जितनी संख्या होती है उनको जोड़ लो और उतने का उसमें क्या दे दो, भाग दे दो। तो यहां पर मध्य की देखो सिद्धि विधि, इसका नाम बेटा क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि भी होता है, ठीक है। ये आपके प्रत्यक्ष विधि भी हो जाएगी, इसका दूसरा नाम है। प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हो, फिर कल्पित माध्य विधि से निकाल सकते हो और पग विचलन विधि। 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। बहुलक, बहुलक हमने पढ़ा था कि किसी भी डाटा के अंदर जो हमें दिए गए हैं उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने की विधि, यहाँ पर हमारे डाटा आएंगे उनके हिसाब से आपको और बहुलक निकालना पड़ेगा। जैसे L होता है वो निम्न सीमा होती है, ये सब आपको विस्तार से अपने प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। फिर होता है प्रायिकता, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र सबको याद रहता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे और प्रायिकता वाला हमारा क्या रहेगा? लास्ट का पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अब सुनो, मैंने तुम लोगों को A to Z सारी इकाइयों के बारे में और सिलेबस के बारे में बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आया होगा कि तुम जो क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो उसके अंदर तुम्हारे सामने क्या क्या बातें आएंगी, किसके बारे में तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, किसके बारे में हमें विस्तार से आगे पढ़ना है, वो सब इस क्लास में मैंने तुम लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं तुम लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं समझ में आई है तो तुम लोग क्या करना,
इसमें कमेंट कर देना और अपने आगे वाली क्लास में उस बात को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, इतना सब करने के बाद आपका निष्कर्ष क्या निकला, आपको करना क्या क्या है। अब आते हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी की अपनी रणनीति क्या रहनी चाहिए, क्या सफलता का मतलब। सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है वो अपने को बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के सभी उदाहरणों और प्रश्नों को हल करें, यह परीक्षा की आधारशिला है, यानी यहीं से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। एनसीईआरटी की किताब का एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से करना है अपने को। दूसरा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी लगभग 4-5 साल के प्रश्न पत्र अपने को क्या करने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे, जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या प्रश्न आ रहा है। अगर ब्लूप्रिंट पीछे की तरह ही रहता है, तो अगर ब्लूप्रिंट चेंज होके आएगा तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो अलग पैटर्न से बन के आएगा। सूत्रों की नोटबुक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसकी क्या कर लो, एक अलग से नोटबुक बना लो और रोज रोज उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, सूत्र रोज पढ़ने हैं। और पीछे जो पेपर हुआ था पिछले साल 2025 और 26 का, उसमें बेटा 8 नंबर के तो सिर्फ सूत्र सूत्र पूछे गए थे। निरंतर अभ्यास, गणित को बेटा आपको ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ लिया चलो कल तो नहीं, परसों पढ़ लेंगे साथ में 2 घंटे, नहीं, निरंतर पढ़ना है आपको। और 1 से 2 घंटे ये मान के चलो, अगर आप निरंतर कंटिन्यू स्टडी करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको ये मान के चलो, गणित के अंदर नंबर चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल तो मेरे को आता है, ये बिल्कुल भी मत करना। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, भी बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको आता है तो, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, इसको कंटिन्यू आपको इसमें प्रयास करना है, ठीक है। ओ अच्छा, इसमें थोड़ा सा इशू आ गया ना, इसको मैं अपने को ऊपर पहुंचा देता हूं, ठीक है। अब नहीं लगेगा, अब तुम लोगों को आसानी से नीचे वाला पोर्शन भी दिख जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि इस कैम का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहां पर मैंने इसको रख रखा है वहां पर कोई डाटा आ जाए तो इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, समय का ध्यान रखना। देखो अपने क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रैक्टिस के दौरान समय सीमा रखें, परीक्षा में इतना टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है बार बार चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सुनो, जब भी अपने पेपर करेंगे तो अपने को डिसाइड रखना है कि इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो मेरे को 10 मिनट में करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी अपने क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। गलतियों से सीखें, जितनी बार भी आप टेस्ट देते हो उसमें आपने जो गलती की बेटा दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है, उसको सुधार लेना है वहीं पे। बोले पिछली बार मैंने ये गलती की थी, इस बार ये गलती नहीं करूंगा, ठीक है। और क्या है, लास्ट में मैंने लिखा है, शांत रहें जब भी पेपर करें, आत्मविश्वास रखें, अच्छी तैयारी और सही रणनीति से आप निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम में या प्रदर्शन करेंगे। सभी अध्याय अपने लिए महत्वपूर्ण है और कोई भी अध्याय है उसको ये ना समझे कि ये तो 2-4 नंबर का है, उसको छोटा नहीं आंकना है, ठीक है। पूरा अपने रोड मैप इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से अपने, और आगे की जो क्लास है उसमें हमने पहली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम उसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में जानकारी भी मिल गई होगी। तो आज के वीडियो का उद्देश्य अपना, मेरे को जितना लग रहा है, जितना मैंने प्रयास किया है, सफल हुआ होगा कहीं ना कहीं। और आपको अगर कोई चैनल के प्रति सुझाव है आपके पास, आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं सर इसमें और अपने सुधार हो सकता है, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं। अपने मिल कर के और अच्छे स्कोर करेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप सोचोगे कि हाँ सर ने वास्तव में कहा था 100 में से 100 आ सकते हैं, या यूं कहा था कि अपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आप लोग क्या उस दिन मेरे को ज़रूर याद करोगे कि हाँ भाई सर ने बिल्कुल सही कहा था, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से आगे की क्लास में। आगे जो भी अपनी क्लास रहेगी उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, सभी सब्जेक्टों को
एक जैसा महत्व दें, सभी को बराबर रखें। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं आगे की क्लास में। बाय बाय।